अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे, जहां पे हमारे एस्पिरेंट्स इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कमेंट करके डिटेल्ड में बताया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है दैट एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग हियर। और एक मेंस आंसर के फ्रेमवर्क में, पर्सपेक्टिव में आप लोग यहाँ पे अपना कमेंट मेंशन कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। जहाँ पे ऋषभ ने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने लिखा हुआ है मेजर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स। तो गाइज, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो ना, फिर मेंस से रिलेटेड, चाहे वो 1 2 3 4 कोई भी पेपर का हो या फिर आपके ऑप्शनल का हो, तो एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, फिर उसके कीवर्ड्स, जो टेल एंडर वर्ड्स होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज वही है जो कि आपके आंसर की डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फ्रेमवर्क आप बना लीजिए, वो बहुत जरूरी है। लगभग एक पुलिंदा होता है 150-200 टॉपिक्स का, इतने काफी होते हैं पूरा GS 1 2 3 4 कवर करने के लिए। ओके, सो वेल डन ऋषभ। एंड अगेन आवर नेक्स्ट एस्पिरेंट डिटेक्टिव कॉर्नर, उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। नाउ कुशाग्र, ही हैज मेंशन्ड अबाउट द MCQ जो था, none of the above was the right answer, and thank you so much guys, well done यहाँ पे। और चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने कुछ एथिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दैट व्हेन कैन वी स्टार्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट टॉपिक यू वांट टू कवर। सो फाइनली ये हमने डिसाइड कर लिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे को हमारा एथिक्स का पहला लेक्चर जाएगा। एंड आई होप आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और देयर विल बी कपल ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट। सो ये एक नया इनिशिएटिव है और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके वोट पे ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा टॉपिक ले आए, कौन सा नहीं ले आए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर वोटिंग इट। और इन केस और भी कोई डेवलपमेंट्स और भी कोई चेंजेस इफ यू वांट, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था और जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था कि इट्स ऑलवेज विथ एंड विद इन डेमोक्रेसी। सो ये यूट्यूब चैनल है, ये सिविल्स डेली का जो इनिशिएटिव है, ये आपके लिए और आपकी वजह से तो है, लेकिन आपके साथ भी और आपके अंदर भी है। ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड टू आवर सो दिस इज द डेली क्लासेस इन केस यू आर रेगुलर। सो आपको पता होगा हमारे डेली इनिशिएटिव जो #CDRituals है, और अगर आप नए हैं तो ऑफ कोर्स आपने हमारा एड ट्रेलर देखा होगा स्टार्टिंग के वीडियो में। नाउ अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमारे इनिशिएटिव्स को डेली देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमें भी मौका दीजिए ताकि हम भी दूसरों को बताएं कि भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमारे इतने एक टीम बन चुकी है हमारी, हमारे क्लासेस चलते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन इन केस आपको कंटेंट और हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं है, राइट? अगर आप देख रहे हैं, अगर आप जरा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन लगी, अगर आप समझ पा रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इनफैक्ट हम अपने YouTube के कम्युनिटी जो सेगमेंट है, उस पे हम डेली कुछ न कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पोस्ट करते रहते हैं। CSAT से हो गया, एथिक्स से रिलेटेड हो गया, या फिर आने वाले कुछ वीडियोस से हो गया, प्लान प्रोग्राम से हो गया, सो दैट एवरीबडी शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट इज न्यू फॉर यू। और ये है कुछ हमारे प्लेलिस्ट। इन केस अगर आप मिस कर जाते हैं तो प्लीज आप इसको
क्रोनोलॉजिकल वे आप देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या कहती है एडिटोरियल एंड ओपिड एनालिसिस में। आज बात होगी, आज चर्चा होगी न्यू कोल्ड वॉर या न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, यूएस वर्सेस रशिया वर्सेस ईरान वर्सेस चाइना। ठीक है, इसके बारे में तो बात हम करेंगे ही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो एक और आर्टिकल है जो बात करता है ग्लोबल गेटवे क्रिएटिंग लिंक। ये ऑलरेडी एक प्लान निकल चुका है ईयू की तरफ से, लेकिन एक इसका दूसरा एंगल हम देखेंगे। ठीक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा एक दूसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है सॉरी, वो होम ट्रूथ्स ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। सो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है। सो अपना पेन नोटपैड निकाल कर रखिए एंड इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्सो इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए हुए समन्वय फॉर्म पे आप क्लिक करें, फर्स्ट कमेंट पे दिया है, फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को सेव करिए, बुकमार्क लगा लीजिए और एवरीडे ऑन डेली बेसिस पे हम अपडेट करते रहते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज जो कि न्यू कोल्ड वॉर एरा जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। और आज का दोस्तों जो दोनों न्यूज है ना, दोनों आईआर और जीएस, आईआर से रिलेटेड है, हमारे इंडिया नेबरहुड से रिलेटेड है, इफेक्ट्स ऑन पॉलिसीज पॉलिटिक्स। आईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। GS2 ये है चाइना, ये है रशिया, दिस इज यूएस एंड द टॉपिक कवरिंग इज यूएस रशिया ईरान चाइना। ठीक, तो हम फटाफट से न्यूज पे आते हैं जहां पे ये जो ऑथर हैं स्टैनली जॉनी, इनका कहना है कि जो 21वीं सदी है, खास करके 21वीं सदी की 2021 वाला जो साल है, मतलब कि ये साल वो माना जाएगा कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं जियो पॉलिटिक्स लेवल पे। जब मैं जियो पॉलिटिक्स लेवल पे आऊंगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस साल का है अफगानिस्तान से यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉ होना, वो भी 20 साल बाद। तो ये बहुत सारी चीजों को संकेत देता है। धीरे धीरे वो हर एक पहलू अनफोल्ड होते जाते हैं। और आज का जो ये एडिटोरियल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाता है कि अगर एक वर्ल्ड सुपर पावर, यूएस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, ऑल्सो मिलिट्री पावर सबसे स्ट्रांग है यूएस की, तब भी ऐसा क्या था कि मतलब यूएस मतलब अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया 20 साल बाद। एक तरीके से कह सकें कि जहां पे टर्म इन्होंने यूज किया है ग्रेट पावर फटीग इफ नॉट वीकनेस। यूएस चाहता था तो जीत भी सकता था, मतलब कैप्चर कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों? तो इन चीजों से कुछ सीखने को हमें मिलता है और जिसकी दो कहानियां बताई जा रही हैं यहाँ पे। तो दो कहानियां जो ऑथर कह रहे हैं कि देयर आर टू नैरेटिव्स व्हिच इज देयर इन द मार्केट। पहला ये है कि इट वाज नॉट द सेम, क्योंकि 1975 में कुछ ऐसे ही हुआ था वियतनाम के साथ। ठीक है, वियतनाम में यूएस ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे और फिर उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सरासर गलत है और हम अफगानिस्तान को वियतनाम वाले सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इट वाज नॉट द सेम एज अमेरिकन पुल बैक फ्रॉम 1975। अफगानिस्तान वाला मामला पूरा डिफरेंट है। दूसरी जो थियरी बन के आती है वो ये है कि यूएस हैज फेल्ड टू विन द वॉर इन अफगानिस्तान लाइक इन द केस ऑफ वियतनाम, जहां पे उन्होंने फोर्सफुली उनको विड्रॉ किया गया था। तो एक दूसरी थियरी बन के आती है, लेकिन इस थियरी में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम थोड़े तथ्य और तर्कों पे जाएंगे जो हमारे यूपीएससी से रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में और ऐसे में। ठीक, तो देखिए 2017 में नेशनल सिक्योरिटी यूएनएससी, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ने चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर का नाम दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज इट इज सीकिंग टू इरोड द अमेरिकन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं अब वो यूएस के जो एथिक्स हैं, यूएस की जो वैल्यूज हैं वर्ल्ड लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, उसको वो इरोड कर रहा है, मतलब कि और नुकसान और हानि पहुंचाने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा, 17 में कह दिया था कि रिविजनिस्ट पावर चाइना इज नाउ ग्रोइंग अप। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑथर ने मेंशन किए हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स जैसे उन्होंने कहा है कि
superpowers suffering military setbacks at the hands of weaker forces. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है कि 1970s में जब यूएस ने वियतनाम से अपना फोर्सेस विड्रॉ किया था, इसकी वजह से मॉस्को में, रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को में, वहां पे बहुत इस बात की चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये यूएस का वीक पॉइंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं रशिया एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है एशियन पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने यही कहा था कि ये यूएस की कमजोरी है कि उन्होंने वियतनाम से विड्रॉ कर लिया ट्रूप्स। तो देखिए, एक टाइम था दोस्तों कि 1956 में, अराउंड 1956, ब्रिटिश वाज द सुपर पावर, राइट? उस टाइम पे क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस अभी ऊपर आ रहा था, कंपटीशन में था और धीरे 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 उसकी इकोनॉमी बिल्ड हो रही थी, बट ब्रिटिश वाज द सुपर पावर। ठीक, 1989 में सोवियत संघ, जो हमारा सोवियत यूनियन कहते हैं जिसको, 1989 1980s में वो हुआ करता था सुपर पावर। लेकिन उसके बाद जब 90s में यूएस हैड बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी एंड देन सुपर पावर, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी की, इनोवेशंस काफी हुई आईटी में, हेल्थ केयर में। ठीक, सो इनका कहना है कि रशिया बीइंग अ कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, and US being a capitalist, it's like a fight between a capitalist and a communist. ठीक है, तो ये जो कोल्ड 1970s का यूएस विड्रॉल था, वो एक वीक पॉइंट था यूएस के लिए वियतनाम से विड्रॉ करना, और कहीं ना कहीं ये एक कोल्ड वॉर को बढ़ावा दे रहा था वेस्टर्न ब्लॉक में। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही हुआ 1989 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से अपने आर्मीज को विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो डिफीट नहीं कर पाए थे मुजाहिदीन को, इस्लामिक गोरिल्लाज को, और वो एक्चुअली दे वर बैक्ड बाय यूएस, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। इस वजह से ये लोग बीट नहीं कर पाए। ठीक, ऑथर का कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी छोटी कॉन्टिनेंट्स, जो डिस्प्यूटेड कंट्रीज हैं, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया एक टाइम पे, और सऊदी अरेबिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इनको कहीं ना कहीं एक बड़ी पावर सपोर्ट कर रही है। इसीलिए इसके अगेंस्ट में जो सुपर पावर्स हैं वो फोर्सेस विड्रॉ कर देती हैं या फिर वो पीछे हट जाती हैं। ठीक, तो 3 चैलेंजेस के हिसाब से इन्होंने बोला है। इनफैक्ट 2014 में जब रशिया ने जो क्रीमिया को ओवरटेक किया था यूक्रेन में, दैट वाज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। ठीक, नाउ ये कुछ कटआउट्स मैंने लिए हैं न्यूज़पेपर से ही, इसमें बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। सो दिस इज, यू कैन सी, दिस इज बाल्टिक सी एंड दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज रशिया। रशिया का ये कहना है कि ये जितने भी ये बॉर्डर कंट्रीज हैं, ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक, यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और लिटरली है। अगर आपने देखा होगा बेलारूस में, यूक्रेन में बहुत बहुत भारी मात्रा में रशिया का इनका इन्फ्लुएंस है। अभी हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं यूएस वर्सेस रशिया, यहाँ क्या था मामला। तो ये था कि रशिया अभी भी इस वाले मामले को, जो यूक्रेन वाला मामला चल रहा है, जो एनेक्स करने वाला है ये यूक्रेन को, इसमें दिखाया है कि रशिया हैज ऑलरेडी अपने बॉर्डर पे ये लगभग 1,75,000 ट्रूप्स बैठा के रखा है। ठीक है, मतलब कि ये इन्वेड करने वाले हैं यूक्रेन को, और इनको फर्क नहीं पड़ता कि यूएस इनको रोके या ना रोके, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान वाला सिचुएशन है, उनको रशिया को ये लगता है कि यूएस अब इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें। ठीक है, इसीलिए यूएस रशिया नाटो के अगेंस्ट भी है। ठीक, सो ये जो पूरा मुद्दा है, यहाँ पे मैंने पेपर कटआउट लिया है। दैट्स द रीजन इट इज शोइंग हियर दैट देयर इज एन इंटेंस टेंशन बिटवीन हियर। इनफैक्ट रशिया खुद सपोर्ट कर रहा है बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे माइग्रेंट्स को लेके, माइग्रेशन पीपल को लेके, जहाँ पे बड़ी तादाद में एक जंगल में उनको छोड़ा गया और वो दर बदर भटक रहे हैं, इस कंट्री जाएं उस कंट्री जाएं। रशिया ने सपोर्ट किया है बेलारूस को, और बेलारूस ये कह रहा है कि हम अपना जो अपनी बात हम मान के रहेंगे और हम अपनी बॉर्डर्स को नहीं ओपन करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो जो बेचारे माइग्रेंट्स हैं, वो लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड,
इन जगहों पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईयू उनको भी रोक लिया है। सो कहने का मतलब ये है, ये ईयू कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया हो गया है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन यूएस यूएस वर्सेस रशिया हो गया है। सो अगेन कोल्ड वॉर का एक अच्छा खासा संकेत दिख रहा है यहाँ पे, राइट? दूसरा, यूएस वर्सेस ईरान। तो 2015 में अम, अम, जो ट्रम्प साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का सैंक्शन कैंसिल कर दिया था, रोक दिया था। इस वजह से ईरान को थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेटबैक था, और अब जाके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन साहब है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब धीरे धीरे जो भी नॉर्म्स थे, जो नॉर्म्स वायलेट कर रहे थे न्यूक्लियर डील को, वो अब अपलिफ्ट कर रहे हैं, मतलब संबंध अब अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन ये जो मामला है वो अभी भी गर्म है, और अगेंस्ट अभी भी ईरान जो है यूएस के पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, एज बोथ साइड्स स्टिक टू देयर पोजीशन, द अटेम्प्ट टू रिवाइव द अग्रीमेंट थ्रू टॉक्स इन वियना हैव हिट द स्टोन वॉल एंड रिस्क ऑफ अ कोलैप्स, ठीक है? थर्ड यहाँ पे जो है बात कही जा रही है, चाइना, यूएस वर्सेस चाइना। सो एंटरिंग साउथ चाइना सी, चाइना इज सेंडिंग डजन्स ऑफ फाइटर जेट्स टू ताइवान, ठीक है? जहां पे ऑलरेडी एक बहुत कमजोर जोन है, और यूएस पूरा ट्राई कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को टैकल करेगा। और किसकी वजह से? जो ऑकस एग्रीमेंट हुआ था, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच में, उसको उसकी वजह से यूएस पार्टनरशिप कर रहा है इन ऑकस एग्रीमेंट के थ्रू, ताकि वो साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सके। तो आप यहां देख रहे हैं कि इतने वर्ल्ड सुपर पावर्स अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, और एक कोल्ड वॉर की स्मेल हो रही है, एक नए डिसऑर्डर की स्मेल आ रही है। ओके, दैट इज व्हाई द ऑथर हैज पॉइंटेड आउट कि ये जो 21वीं सदी का 2021 साल है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक? अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हैं जो इवेंट सिग्नलिंग न्यू कोल्ड वॉर, जैसे चाइना ने पहले ही जो ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस मैकेनिज्म को फॉलो कर लिया है, मतलब कि जो यूएस की डोमिनेटेड कुछ बॉडीज हैं ना, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनसे चाइना बाहर आ चुका है, ठीक है? और अपनी एक और स्ट्रीम फैसिलिटी वो बना रहा है, ताकि ये एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस की मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है? ताकि यूएस के कहीं, मतलब वो नहीं चाहता कि यूएस का कहीं भी हस्तक्षेप हो, ठीक है? उसका प्रकोप रहे। सो चाइना की जो प्रेसिडेंट हैं, जी जिनपिंग साहब, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो जर्नी है चाइना के ग्रोथ की, वो एक सॉफ्ट टू हार्ड अथॉरिटेरियनिज्म है। ये आप टर्म याद रखिएगा, सॉफ्ट टू हार्ड अथॉरिटेरियनिज्म। देयर इज नाउ अ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ with a budding personality cult. So in order to contain rising China's assertiveness, US under its pivotal Asia policy, तभी उसने क्वाड इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक नैरेटिव को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? इनफैक्ट यूएस ने यह भी प्रपोज किया है कि वो G7 को G11 को एक्सपेंड करेगा, उसमें चाइना नहीं रहेगा, ठीक है? इनफैक्ट अभी जो हमारी वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हुई थी, उसमें भी 110 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन रशिया और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट और भी कंट्रीज ने नहीं किया था, लेकिन ये जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं, अगेन, ठीक? दूसरा क्या है कि फ्रॉम ट्रेड वॉर टू टेंशंस ओवर 5G कम्युनिकेशन टू करेंसी वॉर्स, ये सारी चीजें हैं, 5G कम्युनिकेशंस एंड देन ट्रेड एंड देन करेंसी वॉर्स। इनफैक्ट आपने कोविड-19 की सिचुएशन में भी देखा होगा कि जितने भी वैक्सीन थे, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है? और ऑफ कोर्स कोविड की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस भी आए, क्योंकि किसी किसी स्टेट में, किसी कंट्रीज में बहुत भारी मात्रा पे वैक्सीन की जरूरत हो रही थी, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया कोविड की वजह से। वैसे ही यूएस चाइना से इतना नाराज है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम न्यूज़पेपर में, मीडिया में, मतलब चाइना को ब्लेम करते रहते थे वो, कि इट्स चाइना हु हैज डन इट। सो एक एक इवेंचुअली ग्रेजुअली एक कोल्ड वॉर की एक निशानी है, और
ये टेंशन्स बढ़ती ही दिख रही है, तभी ये एडिटोरियल में आया है और तभी ये सारी पॉलिसीज भी निकल रही हैं। जैसे कि चाइना ने साउथ चाइना सी पे एक खुद का मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है ताकि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लेम कर सके और मनूवर कर सके चीजों को, ठीक है, सो दैट उसकी जो मिलिट्री पॉलिसी है और जो साउथ चाइना सी को जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको एफिशिएंट और कर सके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक। तो एक यहाँ पे मुद्दा उठता है कि ये वाला जो कोल्ड वॉर है, अभी जो कोल्ड वॉर की हमने बात की है, ये कैसे डिफरेंट है पुराने कोल्ड वॉर से। पुराना कोल्ड वॉर जब हम बात करें तो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच हुआ करता था, वहीं से कंसेप्ट निकल के आया था प्रो वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 1945 के बाद से जो भी ये दौर रहे हैं 79 टू 89 वाला या फिर 69 टू 89 वाला, उस कोल्ड वॉर कहा जाता था। लेकिन वो दौर इस दौर में क्या फर्क है, वो दौर था यूएस सोवियत यूनियन का, ये दौर है यूएस चाइना का। देखिए उन दोनों में फर्क यहाँ पे बहुत डिटेल बहुत अच्छे से इसमें मेंशन किया है कि जो कोल्ड वॉर था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच, दैट वाज बैटल बिटवीन ऑपोजिंग आइडियोलॉजीज, जैसे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। लेकिन ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं दिखने को मिल रही है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना, ठीक। नो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रीवियस कोल्ड वॉर वाज फुल ऑफ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, इस वजह से एक टेंशन बढ़ गई थी। फिर सोवियत अफगान वॉर हुआ जहां पे अभी मैंने बताया कि सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर लिया था ट्रूप्स को अपने, ठीक। ये एक रीजन हुआ करता था, एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट थे ताकि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में मतभेद रहे। लेकिन चाइना और यूएस के बीच में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। Even there are countries like Russia, India, Japan, which act as a swing states and they have a choice whether वो यूएस के साथ जाएं या फिर चाइना के साथ जाएं। इंडिया अपनी भी पॉलिसी अपना सकता है नाम, और ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि न्यूट्रल रह सकते हैं, ठीक। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अनलाइक द यूएस एंड सोवियत यूनियन, इकोनॉमीज ऑफ यूएस एंड चाइना आर क्लोजली इंटीग्रेटेड थ्रू इन्वेस्टमेंट, हाइपर ग्लोबलाइज्ड मार्केट। एशिया की जितनी भी मार्केट हैं चाइना ड्रिवन है, छोटी से छोटी चीजें। हमारी रियलिटी सामने आ गई थी कोविड के टाइम पे, इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स नहीं थे, मैन्युफैक्चरर भी नहीं थे, लेकिन हाँ उस लेवल तक थे, लेकिन रॉ मटेरियल्स नहीं थे। सारे रॉ मटेरियल्स तो हम चाइना से लेते थे, ठीक है। जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे, वो इस मामले में चाइना डोमिनेट करता था और यूएस अपने उस एरिया में पूरा डोमिनेट करता था। तो कहीं ना कहीं दे वर हाइपर ग्लोबलाइज्ड विद द मार्केट वर्ल्ड, ओके। सो द क्वेश्चन कम्स हियर कि ये आपको इमेज दिखा देता हूं मैं, ये है यूएसएसआर एंड कोल्ड वॉर नाटो, इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको आप सेव कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो। सो हियर इज द मेन क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि एक तो ये है कि इंडिया का क्या रोल होगा अब। इंडिया अगर किसके साथ इंडिया जाना प्रेफर करेगा, क्या पॉलिसीज होगी इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। रशिया, चाइना, इंडिया, ये तो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। वो क्या वो यूएस के साथ जा पाएगा इस सिचुएशन में? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट करके बताइए कि वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या होगा। जैसे अफगानिस्तान वाले इशू में हमने बहुत वे फॉरवर्ड्स देखे कि बहुत की सजेशंस दिए थे इंडिया के टर्म्स में, लेकिन अभी क्या होगा इस सिचुएशन में, जो न्यू कोल्ड वॉर का एरा है, अगर कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, तो व्हाट विल बी इंडिया स्टैंड? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइजिंग टेंशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना इज अकिन टू कोल्ड वॉर टेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। क्या ये रीजन है जो भी मैंने डिस्कस किया है, या कोई और रीजन है? सो डिस्कस द कॉज ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर एंड द रोल ऑफ इंडिया इन टर्बुलेंट टाइम्स, ठीक है। क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, तो एक सजेशन, एक वे फॉरवर्ड पॉइंट बनता ही बनता है आईआर के पर्सपेक्टिव में इंडिया को लेके कि भाई क्या पॉलिसी, नीति निर्माण क्या अपनाएगा इंडिया कि हमारे कंट्री को इन चीजों से नुकसान ना हो, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे अगले एडिटोरियल पे पढ़ता हूं। अगला एडिटोरियल था ग्लोबल गेटवे क्रिएटिंग लिंक।
EU and its 21st century strategy। अगला एडिटोरियल है ये ग्लोबल गेटवे यहाँ पे है। तो ये ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है, आई थिंक ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बिल्कुल कोरिलेट करता है। इनफैक्ट ये एडिटोरियल और ये एडिटोरियल एक ब्लेंड है एक तरीके से, ठीक है। ये पूरा ही पेज आया है जो हिंदू में, ये IR से, सॉलिड IR से रिलेटेड है और बहुत सारे मटेरियल और मतलब मसाले मिल सकते हैं आपको इसमें। ओके, तो ये जो और कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं, ये पूरा ये है इसके चैलेंजेस, ठीक, ये हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हैं इसके इश्यूज, अगर मैं मेंस आंसर के पर्सपेक्टिव में लिखूं तो। लेकिन ये जो ग्लोबल गेटवे वाला बात है, ये इसके वे फॉरवर्ड्स हैं, मतलब इसके सॉल्यूशंस हैं, क्या कंट्रीज कर रही हैं टू कनेक्ट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने मेंशन किया था कि यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया अडॉप्टेड अ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप क्या होगी? कोऑपरेशन अक्रॉस डिजिटल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पीपल सेक्टर, पार्टनरशिप ऑन ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये सारी चीजें हैं, इक्विटी एंड ऑल, ठीक है। नाउ हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ये है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पेपर है, मेंस पेपर 2 से रिलेटेड है, effects of policies, politics of the world on India's interest। ये वो प्लान है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। EU plans global strategy to rival China। European Union has announced a massive global investment plan। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइवल चाइना लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स ही अब ऐसे आ रहे हैं, पब्लिश ही ऐसे हो रहे हैं कि संकेत है ये एक न्यू कोल्ड वॉर का, इनफैक्ट मे बी अ वॉर, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं पॉइंट्स यहाँ पे रेड, ये इन्वेस्टमेंट की गई है, जितने भी बड़े डॉट्स हैं, ये बड़े डॉट्स जितने हैं वो इन्वेस्टमेंट की गई है क्रॉस $10 बिलियन की, ठीक। अब वो क्या इन्वेस्टमेंट है आइए देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल है, वर्ल्ड वाइड है 2027 तक। स्कीम टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल, क्लाइमेट प्रोजेक्ट, होप ये याद रहेगा आपको, राइट। सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल गेटवे प्लान। यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है न्यूज़पेपर का। द ग्लोबल गेटवे विल मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 300 बिलियन यूरोज इन पब्लिक प्राइवेट फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। क्या है ये डेवलपमेंटल डायमेंशन, क्या है विद ग्लोबल गेटवे? जो टीम यूरोप है, टीम यूरोप अप्रोच will offer its partner to respond urgent needs, जैसे कि हाई क्वालिटी डिजिटल एंड क्लाइमेट। अगर मैं डिजिटल एंड क्लाइमेट की बात करूं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं अभी तो फिलहाल EU एंड ब्राजील के क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक केबल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, विच विल कैरी टेराबाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर for securely between two and more countries basically। तो अभी ये लोग यूरोपियन और लैटिन अमेरिका, ये लोग एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। ये जो हाई फाइबर ऑप्टिक केबल है वो बिछाई जाए। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, क्लाइमेट पॉलिसीज फंक्शंस को रेगुलेट करने पे इसको ज्यादा फर्क पड़ता चलेगा। इससे डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये जो EU का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उस टाइम का, जो कि एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड बन चुका है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, सॉरी, और ब्राजील में भी इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो अगेन देयर इज अ लिंक एंड बिल्डिंग डेटा इकोनॉमी। आज की डेट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेटा है, कंज्यूमर बेस है, इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक है, आपके पास डेटा है किसी भी चीज का, तो आप बहुत इजीली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि अफ्रीका में लगभग $100 मिलियन को इन्वेस्ट किया गया है, सो दैट वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है, वहाँ की जो डिजिटल सेक्टर है, वहाँ की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ग्रो हो, ठीक है।
और ये किस फॉर्म में हुआ है? देयर इज अ फ्री ट्रेड एरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसको हम AFCFTA भी कहते हैं। ठीक, तो दीज आर जस्ट द एग्जांपल कि टीम यूरोप जो है वो कैसे काम करेगी टू सपोर्ट द ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे इंडिया में भी रिलायंस और एयरटेल वो फाइबर केबल नेटवर्क बिछा रहे हैं, राइट? बहुत सारे उसके फायदे हैं। इनफैक्ट जगह जगह पे अब इलेक्ट्रिसिटी वो मशीन्स लग रही हैं, चार्जर्स लग रहे हैं, पोल्स लग रहे हैं। तो दिस इज द न्यू, आई मीन द न्यू वर्ल्ड एंड द न्यू थिंग विच इज हैपनिंग। ठीक है, डेटा, एनर्जी सप्लाईज, ठीक है, वैक्सीन, सेमीकंडक्टर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, विच इज वाई वी नीड टू इंश्योर दैट द ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड एक्सेस ऑफ दीज फ्लो बेस्ड ऑन रूल्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, सो फंडिंग की बात अगर हम करें, यहां पे आप देखिए हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, फंडिंग टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, द EU विल यूज इट्स यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस। SDG के गोल्स के बारे में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। द प्लान नीड्स टू फंडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो इनका गोल भी यही है कि प्राइवेट सेक्टर के बिना ये कर भी नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, और ऑफ कोर्स नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को भी मौका देना चाहिए। सो प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है, भागीदारी है, सो दैट दे विल, बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे, इसमें पैसा आएगा, निवेश होगा, और फिर ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क डेप्ट डिस्ट्रेस, offshoot of B3W project, the EU strategy is an offshoot of an building better world initiative, B3W। ठीक है, BMW से याद कर सकते हैं इसको, B3W। ओके, better world। ओके, नाउ B3W इज एन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है ये? इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जो कि ग्रुप ऑफ G7 रिचेस्ट डेमोक्रेसी इन्होंने अनाउंस किया था जून 2021 में। G7 ने किया था अनाउंस B3W का। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोट करने के लिए, आपको केस स्टडीज में इनफैक्ट, या फिर आपको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करने में मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने, जो भी हम बात किए थे कि चाइना जो कि US की मेजर बॉडीज है उसको वहां से एग्जिट कर चुका है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ये वाली जो इनिशिएटिव है उन्होंने लॉन्च की है। तो क्या है ये BRI? तो BRI प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2013, जिसका एम यही है टू फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एनर्जी। ठीक है, क्रिएटिंग डिमांड एंड एक्सेस कैपेसिटी इन चाइनीज इंडस्ट्री। तो ये याद रहेगा आपको कि BRI प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च हुआ था, और ये क्या था? बेसिक एम था इसका भाई, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ चाइना के अंदर हो, ये क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल भी हो सकता है, ये होता है। ठीक है, इट ऑफिशियली एम्स टू डेवलप लैंड सी इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट चाइना टू एशिया एंड यूरोप टू अफ्रीका। होप यू हैव अंडरस्टूड हियर, चाइना टू एशिया एंड देन यूरोप टू अफ्रीका, वो पूरा। ठीक है, फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, चाइना हैज एन ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट अबाउट $750 बिलियन 2013 से 2020 तक ये कहीं इन्वेस्ट कर चुका है और कहीं करना बाकी है। ठीक है, चाइना आर्ग्यूज दैट इट रेस्पेक्ट्स इट्स पार्टनर्स सॉवरेनिटी व्हाइल प्रोवाइडिंग लोन्स एंड बेनिफिट, इतना ये इन्हें कहा गया है, सो दैट अब्यूज ऑफ ह्यूमन, लेबर, एनवायरमेंटल राइट्स ये सब ना हो। ठीक है, और BRIs का क्रिटिसिज्म क्या है? जो आई थिंक क्रिटिसिज्म कौन करेगा? जो इनके राइवल कह सकते हैं या कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, US। ठीक है, EU, यूरोपियन यूनियन, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चाइना की जो पॉलिसी है BRI, ठीक है, वो एक तरीके से चाइनाज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है। चाइना जो इंटेंशनली वो कहीं ना कहीं एक्सेसिव क्रेडिट का मौका पैदा कर रही है, ताकि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिक कंसेशन हो और मजबूर हो जाएं लोग चाइना, क्योंकि चाइना इतना मोटे अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही है, कोई कंट्री अगर लेना चाहे तो फिर वो बाउंड हो जाएंगे। ये वही बात हो जाती है ना कि अगर आप किसी को उधार दे दो तो फिर ना कहीं वो आदमी बाउंड हो जाएगा, ही विल बी आंसरेबल टू यू एक्चुअली, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। यही चीज है कि वो ऐसे कर रही है ताकि वो कंट्रोल कर सके चाइना उस कंट्री को इवेंचुअली।
द वेस्टर्न कंट्री सी इट एज अ टूल टू इन्फ्लुएंस पुअरर कंट्री। अब अफ्रीका हो गया या फिर और भी जो कंट्रीज हैं जो कि पुअर हैं, जिनकी जीडीपी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, उनको चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। पाकिस्तान हो गया, ठीक है। नाउ दे क्रिटिसाइज चाइना एज इंसाइटिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज टू टेक टू मच डेप्थ एंड अलेस्ट अ सीक्रेटिव टेंडर प्रोसेस इज प्रोन टू करप्शन। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है अभी। न्यू colonialism, they have attacked the initiative of new colonialism on the Marshall Plan of 21st century। मार्शल प्लान क्या था बताइएगा कमेंट करके। मार्शल प्लान नाउ सेम वही आइडियोलॉजी यूज कर रहा है चाइना, और ये 21st सेंचुरी का एक नया एक न्यू colonialism है। डुअल नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। श्रीलंका में जो पोर्ट सिटी बन रही है उसमें बहुत सारे टेंशन्स भी हैं। इंडिया पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, सवाल उठाए गए हैं, ठीक है। जो श्रीलंका ने पोर्ट अपना चाइना को दे दिया है और चाइना ने उसके अगेंस्ट में बहुत सारा पैसा दिया है श्रीलंका को, ठीक। तो इंडिया हैज repeatedly said it will not join BRI because it's key component the China Pakistan economic corridor, ठीक है। इस वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी नाम की वजह से इंडिया BRI को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि इससे पीओके के थ्रू ये पास करता है और वो भी डिस्प्यूट करता है इंडिया पाकिस्तान वाला पूरा ये मसला। जैसे कि मैंने कहा, पूरा ये जियोपॉलिटिकल है, टेरिटोरियल है, लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज से रिलेटेड ये पूरा मसला है, ठीक है। In order to China's aggressiveness, India has initiated Act East policy। क्या होती है, सागर विजन क्या होता है, ठीक है, और फ्री एंड ओपन ट्रेड। ये आप अगर मुझे कमेंट करके बताएं तो मजा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट में ये यही मेंशन किया है मैंने, व्हाट इज चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्यों इंडिया इसको अपोज किया है, क्यों इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। ऑलरेडी रीजन मैंने बताया है, लेकिन आपको कमेंट करके अपने व्यूज मेंशन करिए यहाँ पे। एंड क्वेश्चन दूसरा ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सागर विजन। याद रखिए, आपको नहीं बताना है कि इसका एक्सपैंड फॉर्म क्या होता है, इसका एम क्या है, सिग्निफिकेंस बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। किसके रेफरेंस में? इसके रेफरेंस में जो पूरा मुद्दा यहाँ हो रहा है, यूएस चाइना रोड इनिशिएटिव, बेल्ट, BRI क्रिटिसिज्म, इसके रेफरेंस में जो सागर विजन है उसकी क्या सिग्निफिकेंसेस है दोस्तों, यहाँ पे आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सो दैट आई विल रिव्यू योर आंसर एंड देन विल डिस्कस टुमारो, ओके। ये है वो रोड इनिशिएटिव, चाइनाज प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना है, साउथ चाइना सी, ये आप देख रहे हैं, यूरोप ये कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट। नाउ चलते हैं अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज हमारी होम ट्रुथ्स ऑन क्लाइमेट। सो मैंने ज्यादा कवर नहीं किया इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी COP26 को लेके ये था, लेकिन एक दूसरा एंगल है, और जिनसे ये आर्टिकल आया है वो बृंदा करात जी हैं। ऑलरेडी ये राज्यसभा की मेंबर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इस पार्टी से हैं, मार्क्सिस्ट। इनका ये कहना था कि हम वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे वादे करते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर की होम ट्रुथ्स है, जो इंडिया के अंदर जो मामला चल रहा है, जो कमियां हैं, वो कैसे हम ओवरकम करेंगे, ठीक है। हियर शी हैज मेंशन्ड कि जो COP26 में बड़े बड़े जो इकोनॉमीज हैं, उन्होंने वादा किया है इन चीजों को खत्म करने का एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन क्या इंडिया मैच कर पाएगा उस कमिटमेंट को, जबकि हम खुद अपनी पॉलिसीज और उस संदर्भ में हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोल का एमिशन नहीं, इंडिया ने कहा है कि नेट जीरो 2070 तक होगा, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कोल तो बेचे जा रहे हैं, ऑक्शन में किए जा रहे हैं, कमर्शलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोल जो यूज हो रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग कमोडिटी है, ठीक है, ये किसी की डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं है। तो जब हम अपने अंदर ही वो चीजें नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो बाहर हम जाके जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो कैसे पूरी करेंगे। तो इन्होंने एक कमेंट मेंशन किया है इस पे, और कई सारे एंगल्स निकाले हैं COP26 से रिलेटेड, ठीक है। इनका कहना ये है कि जो यूएस, रशिया, UK, जापान, कनाडा,
ये वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन जो ये एमिशन करती हैं वो 39% एमिशन है। वहीं पे चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया ये वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन ये जो एमिट करती हैं वो 23% है। मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन कम है वो ज्यादा एमिट कर रहे हैं ये गैसेस, और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो कम एमिट कर रहे हैं। फिर भी प्रेशर जो है वो चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज पे है, राइट? तो ये दिस इज एन आयरनी विच नीड टू बी एड्रेस्ड हियर, और कई सारे मामलों को इन्होंने लाइक की एनालाइज किया है, ठीक है, मतलब चीजों को निकाल के तथ्यों को सामने रखा है, ठीक। जैसे इन्होंने बात की है फॉरेस्ट पॉलिसी की 2018 में, ठीक, कि कितने सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट ने मोनेटाइज किया है, प्राइवेटाइज किया है, कमर्शियलाइज किया है, इवन मिलिटराइज कर दिया है फॉरेस्ट को, बिना रिकॉग्नाइज किए हुए जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स के, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंशन 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, कोल्ड बियरिंग, ये पूरे डिटेल में उन्होंने एक मेंशन कर दिया है। ये क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है कि इंडिया जो पॉलिसीज जो प्रोमिसेस करके आया है COP26 में, क्या वो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सब पॉलिसीज? अगर वो कर रहे हैं तो ही ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट पूरी होगी। अदरवाइज स्टिल वी हैव सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, सो मेनी थिंग्स एंड अमेंडमेंट्स नीड टू बी डन, कि हमें पहले इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, तभी जो गैप है जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर जो रियलिटी है वो कवर हो सके, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मस्ट रिजर्व its pro-corporate policies reflected in privatization. It needs to call of its undeclared war on the forest right and constitutional provision that to protect Adivasis community. ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, सोशल वर्कर भी रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, तो इनका एक एंगल है मार्क्सिज्म और कम्युनिस्ट वाला। तो दैट्स हाउ, बहुत ज्यादा कुछ इसमें टेक अवे का था नहीं, बहुत ज्यादा पढ़िएगा मत, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने एडिटोरियल में ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं। इट्स जस्ट अ व्यू पॉइंट दैट एक फूड फॉर थॉट है कि आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं इस कंटेक्स्ट में। ओके, सो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए डाला है यहाँ पे, और ये टॉपिक जो था वो GS2 GS3 से रिलेटेड था, ठीक। जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है कुछ चीजें एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, वो ये सारी 4-5 चीजें हैं, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे PDF तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड देन उज्ज्वला स्कीम एंड देन NEPAC। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया ने ऑलरेडी एक नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट की हुई है। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप अपने पॉलिसीज में, आप जो आपके नोट्स होते हैं वे फॉरवर्ड में, सजेशंस में, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो इसको। ऑलराइट, so my next question, my question is for this from this editorial is, which of the following reports are shared published by UNEP? ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, then we will discuss tomorrow. Alright guys, so आज का डिस्कशन यही खत्म होती है, and please do not forget to like, subscribe, share and press the bell icon, and I shall see you tomorrow. मिलते हैं कल, आप अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Jai Hind. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.